हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक के आर्ट क्लासेज में। आज मैं आपको कला टीजीटी परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर हल कराऊंगा। इस मॉडल पेपर में पूरे आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपको टीजीटी या पीजीटी या कला से संबंधित किसी भी प्रकार की, चाहे वो डीएसएसबी की परीक्षा हो, चाहे वो एनवीएस की हो या आरपीएससी की हो, या कला से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें एक से बढ़कर एक प्रश्न समाहित किए गए हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको कुछ यहाँ पे नए प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ पुराने प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। सर्वप्रथम पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो विकल्प में दिया है बुद्धिहाल से, कोल्डिहवा से, संगनकुल्लू से, ब्रह्मगिरी से। तो सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है, संगनकुल्लू से। राख का टीला का संबंध जो है वह संगनकुल्लू से है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे भारत की बात हो रही है, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में घघरिया से, भीमबेटका से और लिखाहिया से, आदमगढ़ से। सही उत्तर जो है प्रश्न नंबर दूसरा का भारत में सर्वाधिक शिलाश्रयों से चित्र जो प्राप्त होते हैं वह भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में दिया है अजंता, ऑप्शन में दिया है भीमबेटका और दिया है बाघ अमरावती। तो प्रागैतिहासिक के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। प्रश्न नंबर उसके बाद आगे देखिए। चौथे प्रश्न पूछ रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारत में कहाँ पे। ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो सही उत्तर जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वह हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सही उत्तर ए हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5वां। पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है
5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ। तो यहाँ पे हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन में है लाल रंग, नीला हरा रंग, नीला रंग, पांडु रंग। तो सही उत्तर जो है 5वें प्रश्न का हड़प्पा संस्कृति में मुख्यतः लाल रंग का मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग हुआ था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, छठे नंबर में प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। यानी क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन में दिया है गाय और ऑप्शन में दिया है हाथी और बाघ और गैंडा। जो वहाँ पे मोहरें पाई जाती हैं उसमें हाथी भी है, बाघ भी है, गैंडा भी है और वह हड़प्पा संस्कृति से गाय का संबंध नहीं है। तो सही उत्तर ए, मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर गाय का निरूपण नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7वां। सातवां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। हड़प्पा में, आलमगीरपुर में, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में। तो सही उत्तर जो है ए, मोहनजोदड़ो में। उसके बाद प्रश्न अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो सही सुमेल जो नहीं है वह कालीबंगा हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो अगले उसका बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 9वां। नौवां प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा कालीन जो स्थल है लोथल वह कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में दिया है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और सिंध में। सही उत्तर जो है लोथल वह गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की, ब्रह्मा की। तो सही उत्तर जो है प्रश्न नंबर 10 का पशुपति की। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है,
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 11 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाय, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल टॉड। ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टॉड। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। सही उत्तर प्रश्न नंबर 11 का बी, सर जॉन मार्शल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन में ए कनिंघम, बी ऑप्शन में सर जॉन मार्शल, सी में मार्टिमर व्हीलर और डी में जॉर्ज एफ डेल्से। तो सही उत्तर ए कनिंघम। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। तेरह नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो ऑप्शन में सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। हड़प्पा का संबंध जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यहाँ पे पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो बहुत से स्थल हैं भारत में स्थित, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको लोथल सही लगाना है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर सी, लोथल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15। 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। तो उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 15 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष कौन से स्थल से मिलते हैं? तो सही उत्तर जो है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन में आपको हड़प्पा दिया है, कालीबंगा दिया, लोथल दिया और मोहनजोदड़ो। सही उत्तर डी है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? वह कौन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं, कौन है? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, हर्षवादी लाल और श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप तथा पी.बी. राव। तो सही उत्तर जो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। उसके बाद प्रश्न नंबर देखिए 17।
17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गा गार और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गार और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन में आलमगीरपुर, लोथल, बनमाली, मोहनजोदड़ो। तो घग्गार और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित स्थल है बनमाली। सही उत्तर डी प्रश्न नंबर 17 का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न जो है पूछ रहा है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन में है कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट डीजी से, आमरी से। तो सही उत्तर जो है धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। सही उत्तर बी। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पे किया गया कि या किस देश में किया गया। यहाँ पे देश के बारे में पूछ रहा है। तो मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में और भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है वह सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया। सही उत्तर डी भारत में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। 20 नंबर पे पूछ रहा, निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन में है हड़प्पा से, चिन्हूदड़ो से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। जो वृषभ मुद्रा यानी बैल वाली मुहर प्राप्त होती है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। सही उत्तर डी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर डी, बैल वाली जो मुहर है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन में आपको दिया है बैल का, हाथी का, भेड़ का, घोड़ा का। तो सही उत्तर जो है सी घोड़ा का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृत कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन में बनमाली से, लोथल से और कालीबंगा से, सुरकोट डा से। तो सही उत्तर जो है मृण पट्टिका यानी जो है मिट्टी के पत्थर पर या मिट्टी के टुकड़े पे, पके हुए मिट्टी के टुकड़े को मृण पट्टिका कहते हैं। उस पे जो सींग युक्त देवता की प्रकृत प्राप्त होती है वह कालीबंगा से।
प्राप्त होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, त्रयी नाम है, 3 वेदों को कहा जाता है, धर्म संघ अथवा युद्ध को कहा जाता है। त्रयी जो नाम है वह किसका है? त्रयी नाम जो है वह किसका है? 3 वेदों का, धर्म संघ एवं युद्धों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों को। तो त्रयी जो है वह 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। त्रयी जो है वह 3 वेदों को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक कालीन जो नदी है कुंभा, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए या कहाँ थी? तो ऑप्शन में है अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में। तो सही उत्तर जो है वैदिक कालीन नदी कुंभा का स्थान जो है वह अफ़गानिस्तान में वर्तमान में होना चाहिए। सही उत्तर 24 नंबर का ए। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखिए, 25 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन में तक्षशिला से, कौशाम्बी से, अंतरजी खेड़ा से और हस्तिनापुर से। तो सही उत्तर जो है वह अंतरजी खेड़ा से सही लौह धातु के खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, अंतरजी खेड़ा से। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखिए, 26 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यानी अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन में बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो सही उत्तर जो है नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न के बाद 27 नंबर का प्रश्न देखिए। यह 26 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपको विषय से हटकर भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए 27 नंबर का प्रश्न, 27 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वह धर्म पर हैं आधारित, या योग पर आधारित हैं, या विधि पर आधारित हैं, या दर्शन पर आधारित हैं? जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28, फिर से प्रश्न को घुमाकर पूछा गया। 28 नंबर का प्रश्न पूछ रहा, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का जो मुख्य विषय है वह क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? तो सही उत्तर जो है वह उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। उसके बाद
उपनिषद का मुख्य विषय जो है वह दर्शन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए। तो 29 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो जो ऋग्वेद है उसमें किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक या परिचायक है। कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन में अश्कनी, पुरुषड़ी और कुंभाक्रम, बिपाशा, सूत्र आदि। तो अफगानिस्तान में जो नदी है उसका आर्यों से संबंध है, वह कुंभाक्रम का है। सही उत्तर सी। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखिए। 30 नंबर का प्रश्न जो है उसको देखिए क्या है। 23 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। जो ऋग्वेद का समय था उसमें निष्क शब्द था एक, उसका प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो निष्क शब्द का प्रयोग जो है वह आभूषण के लिए होता था। उसके बाद परवर्ती काल में उस शब्द का प्रयोग कौन से अर्थ में हुआ? शास्त्र के शस्त्र में, कृषि औजार में, सिक्का में, लिपि में। तो सही उत्तर जो है 30 का सिक्का में डी। पहले जो है सिक्के को गले में उसमें वो कुंडा बना करके धारण किया जाता था, उसी को निष्क कहते थे। बाद में वह सिक्का कहा जाने लगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था? ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वह किस अंग का आभूषण होता था? कान का, बाहों का, गला का, कलाई का। तो निष्क जो है वह गला का आभूषण होता था। जैसे वर्तमान में हार पहना जाता है, उसी प्रकार से वह जो सिक्का होते थे उन सिक्कों में ऊपर कुंडा बना हुआ होता था। उस कुंडे को गले में धागा या किसी अन्य प्रकार से धारण किया जाता था। तो निष्क जो है वह गले का आभूषण होता था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32। 32 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? जो बोजक कोई से नामक स्थान है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस लिए महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों एवं वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ भी हुई, इनमें से कोई नहीं। तो बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सही उत्तर बी है। बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवताओं
एवं देवियों का नामों लोक प्राप्त होता है और यहाँ भी मध्य भोजक कोई महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवताओं वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लोक प्राप्त होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। निम्नलिखित में से जो अभिलेख हैं उनमें से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। अभिलेख कौन से हैं? जूनागढ़, बोजक-कोई, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा। तो ऑप्शन में है मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी, बोजक-कोई अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख जो है वह ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। तो बोजक-कोई, बोगज कोई, तो बोगज कोई जो है वह अभिलेख है। बोगज कोई नामक अभिलेख में ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना प्राप्त होती है। बोगज कोई। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। यानी कौन से ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, पंचविंश ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो सही उत्तर जो है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख प्राप्त होता है। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न जो है 35 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था यानी किसमें। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। सही उत्तर जो है वह ऋग्वेद में गौत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह ऋग्वेद में हुआ। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में यदु, ऑप्शन में तुर्वसु और ऑप्शन में पूर्व और ऑप्शन में आपको दिया है किकट। तो सही उत्तर जो है वह किकट है, डी। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी किकट। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 37 है। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो सही वो ऑप्शन में आपको वरुण, विष्णु, इंद्र, रुद्र। तो 37 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। 37 नंबर का सही उत्तर डी इंद्र। उसके बाद देखिए 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? यानी कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऑप्शन में ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। तो कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। सही उत्तर डी, प्रश्न नंबर 38 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखिए। 39 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, या सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सोमवेद। सही उत्तर जो है वह ऋग्वेद 45 नंबर के प्रश्न का। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो सही उत्तर जो है वह गायत्री मंत्र ऋग्वेद से प्राप्त होता है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, पुराणों की संख्या है। यहाँ पे कितने पुराण हैं कुल? 16 पुराण, 19 पुराण, 18 पुराण, 21 पुराण। जो पुराणों की कुल संख्या है वह 18 है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी, पुराणों की संख्या जो है वह 18 है। उसके बाद देखिए 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? श्रीमद् भगवत गीता जो है मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन में उर्दू में, हिंदी में, पाली में, संस्कृत में। जो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से वह संस्कृत में लिखी गई। सही उत्तर 42 नंबर प्रश्न का ए, संस्कृत। उसके बाद देखिए 43 नंबर का प्रश्न। 43 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने, कौन से सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय कौन सा सांप था जो रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन में कालिया, वासुकी, शेषनाग, पुष्कर। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आपको डबल स्टार या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख के रखिए। जो नाग था वह सही उत्तर वासुकी नाग था। वासुकी नाम का सर्प था। सही उत्तर बी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? वासुकी ने। उसके बाद देखें 44 नंबर का प्रश्न। 44 नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है वह सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 45। 45 पूछ रहा है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी में, खरोष्ठी में, ब्राह्मी में, पाली में। जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि कौन से भाषा में थी या उसकी लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। सही उत्तर जो है डी। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न देखिए। 46 नंबर का प्रश्न जो है वह पूछ रहा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है।
अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद यह दोनों समान, इसमें दोनों में समानता है। अवेस्ता जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन में है भारत से, ईरान से, मिस्र से, इजराइल से। अवेस्ता का जो संबंध है वह ईरान से है। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी, ईरान से। उसके बाद देखिए 47 नंबर का प्रश्न। तो 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, किस शासक के काल में चतुर्थ बुद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ऑप्शन में जो है वह पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन या कश्मीर केवल यहाँ पे दिया है में हुआ था? तो इसको आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, का से कश्मीर, कश्मीर का स्थान कुंडल वन और शासन काल जो है वो का से कनिष्क। तो का आपको याद रखिए, का और का से कश्मीर, का से कुंडल वन, का से कनिष्क। तो सही उत्तर जो है वह कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे, बुद्ध के गुरु थे। जो अलार कलाम थे वह बुद्ध के गुरु थे। 48 नंबर का सही उत्तर डी। उसके बाद देखिए 49 नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय चित्रकला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन में महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश और निर्वाण। तो सही उत्तर जो है प्रथम उपदेश। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 50वां। देखिए प्रश्न नंबर 50वां, 50वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, पचासवें नंबर का प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ पर जो बोध गया है वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ऑप्शन में दिया है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। डी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बोध गया में जो है वह महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही उत्तर 50 नंबर प्रश्न का बी। उसके बाद देखिए अगला 51 नंबर का प्रश्न, 51 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है?
गांधी जी के 3 बंदर को त्रिपिटक कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिपिटक कहते हैं। महावीर के 3 नगीनों को त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध के उपदेशों के संग्रह की जो पुस्तकें हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के रखिए। या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको 52 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 52 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, कहाँ स्थित है। यानी बिहार में वैशाली में, नालंदा में, पटना में, राजगीर में। जो सही उत्तर जो है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वह बिहार के राजगीर में स्थित है। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी। उसके बाद देखिए 53 नंबर का प्रश्न। 53 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपसे वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है। यानी वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ विकल्प में है, बोधगया है, कुशीनगर है। ये कुशीनारा जो है इसे कुशीनगर होना चाहिए। कुशीनगर और सांची। तो सही उत्तर जो है वह सांची है। सांची का जो संबंध है वह बुद्ध की किसी भी घटना से नहीं है। 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी सांची। उसके बाद देखिए 54 नंबर का प्रश्न। 54 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी। भारतवर्ष में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी प्रतिमा थी। ब्रह्मा की थी, विष्णु की थी, शिव की थी, बुद्ध की थी। तो मूर्तियां बनने का जो प्रारंभ है वह बुद्ध की प्रथम मूर्ति आपने पढ़ा है। तो बुद्ध की प्रतिमाओं से थी। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 55 पूछ रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन में गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। सही उत्तर जो है वह कुषाण काल। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। यानी भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं वह किसके हैं। तांबे के थे, सोने के थे, चांदी के थे, रांगा के थे। तो सही उत्तर 56 नंबर प्रश्न का चांदी के थे। उसके बाद देखिए 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है 57 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन के अनुसार उसके बाद बी में चैत्य पूजा स्थल जबकि बिहार निवास स्थान होता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्र तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो सही जो उत्तर है चैत्य
पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। सही उत्तर बी। चैत्य क्या है? पूजा स्थल होता है और बिहार जो है वह निवास स्थान होता है। उसके बाद देखिए 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि, नंदनागरी लिपि, नंदनागरी लिपि, शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि। सही उत्तर जो है वह खरोष्टी लिपि है, जैसे वह दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। उसके बाद देखिए 59 नंबर का प्रश्न। 59 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यानी कौन सा स्थान है जो बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? तो सारनाथ, कौशाम्बी, देवी पाटन, कुशीनगर। सही उत्तर कौशाम्बी। कौशाम्बी में जो है वह जैन और बौद्ध दोनों के लिए तीर्थ स्थल बने हुए हैं। उसके बाद देखिए 60 नंबर का प्रश्न। 60 नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है आपसे, उसको देखिए ध्यानपूर्वक। 60 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? यानी देश में यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन में जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, वैदिक धर्म ने, आजीविका ने। तो बौद्ध धर्म ने जो है वह मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। उसके बाद देखिए 61 नंबर का प्रश्न। 61 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तो योग के आविष्कारक कौन थे? 61 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, योग के आविष्कारक कौन थे? आचार्य भट्ट, चरक, रामदेव, पतंजलि। तो सही उत्तर जो है पतंजलि, योग के आविष्कारक पतंजलि को माना जाता है। उसके बाद 62 नंबर का प्रश्न देखिए। 62 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? यानी लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका प्रमाण किसके अभिलेख से होता है? तो अशोक के अभिलेख से, कनिष्क के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से, धर्मपाल के अभिलेख से। सही उत्तर जो है वह अशोक के अभिलेख से प्रमाणित होता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। उसके बाद 62 नंबर का यह प्रश्न हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 63 नंबर का प्रश्न देखिए। 63 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? यानी अशोक जो थे वह बौद्ध थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कौन सा है? तीर्थ यात्रा का प्रमाण है, मोक्ष में विश्वास का प्रमाण है, देव नाम प्रिया की उपाधि है, देव नाम प्रिय की उपाधि है, पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण जो है वो देव नाम प्रिय की उपाधि है। सही उत्तर सी 63 नंबर का। उसके बाद देखिए 64 नंबर का प्रश्न। 64 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन में बिंबिसार, अशोक, पुष्यमित्र, हर्षवर्धन। तो सही उत्तर जो है अशोक,
सांची का स्तूप जो है वह किसके शासनकाल में बनाया, कौन से शासक ने बनवाया, तो अशोक ने। 64 का सही उत्तर बी। उसके बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न। 65 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेखों के कारण। तो जो कालसी है वह प्रसिद्ध स्थल है अशोक के शिलालेखों के कारण। कालसी प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 65 नंबर के बाद देखिए 66 नंबर का प्रश्न। 66 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सारनाथ का स्तंभ जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, कनिष्क ने, गौतम बुद्ध ने। सही उत्तर अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया। 66 नंबर का प्रश्न। उसके बाद देखिए 67 नंबर का प्रश्न। 67 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। अमरावती स्तूप को, भरहुत स्तूप को, सारनाथ स्तूप को, सांची के स्तूप को। सही उत्तर जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची का स्तूप। सही उत्तर सी 67 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए 68 नंबर का प्रश्न। 68 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अशोक के अब शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई, तो संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, पाली। तो अशोक के शिलालेखों में जो है वह प्राकृत भाषा प्रयुक्त हुई। 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। उसके बाद देखिए 69 नंबर का प्रश्न। 69 नंबर का प्रश्न पूछ रहा, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, पत्थर की पट्टिका पर, मोहरों पर, सिक्कों पर, स्तंभों पर। तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है वह पत्थर की पट्टिकाओं पर किया गया। उसके बाद देखिए 70 नंबर का प्रश्न। 70 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा। चार्ल्स विल्सन और जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर। तो सही उत्तर जेम्स प्रिंसेप। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 71 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। वह स्थान जहाँ प्राक अब अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। ऑप्शन में नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन में अनुराधापुर, ऑप्शन में ब्रह्मगिरी, ऑप्शन में मास्की। तो सही उत्तर जो है अनुराधापुर। उसके बाद 72 नंबर का प्रश्न देखिए। 72 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। प्रिंसेप ने, एच.डी. सकालिया ने, एस.आर. गोयल ने, बी.एन. मिश्रा ने। तो सही उत्तर प्रिंसेप ने। 72 का, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, प्रिंसेप ने। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 73 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है। तो अशोक का
अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह कौन सा नाम है? चक्रवर्ती का नाम, धर्मदेव का नाम, प्रियदर्शी का नाम, धर्मकीर्ति का नाम। सही उत्तर प्रियदर्शी के नाम से अब जो है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ वह है प्रियदर्शी का नाम। 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी प्रियदर्शी। उसके बाद देखिए 74 नंबर का प्रश्न। 74 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो गलत है यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अभिलेख। वाक्य जो गलत है, इन पर बढ़िया पालिश सही होती है, सही, ये भी सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शेप्ट शुंडाकार है, यह भी सही। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यह जो है गलत है। तो सही उत्तर डी है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 75। तो 75 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? 75 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? सही ऑप्शन में कालसी, रुम्नीदेई, विशिष्ट कलिंग रजादेश, मास्की। तो सही उत्तर जो है मास्की। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही 75 प्रश्न रखूँगा। उसके बाद आपको इसी का पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न दिए होंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटा 5 मिनट का हो जाएगा। तो यदि पूरा वीडियो बनाया जाए 125 पूरे पेपर का, तो 2 घंटे के करीब का हो जाएगा। तो अधिक लंबा वीडियो आपको देखने में भी समस्या होती है, इसीलिए मैं अगला वीडियो आपको इसके पार्ट 2 के नाम से दूंगा। उसमें आपको इसके आगे के 50 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि हमारे 75 प्रश्न में से कुल कितने सही हुए। एक बार मैं आपसे पुनः आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपको अपना स्वमूल्यांकन करना है। तो वैसे तो मैं आपको बताता हूं हर वीडियो में, परंतु इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप पहले से हमारे सदस्य हैं, तो आपको पता है। जो नवीन सदस्य हैं वह अवश्य ध्यान दें। आपको सर्वप्रथम अपनी कॉपी पे इस प्रकार से अपनी कॉपी पे 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले वाले कॉलम में आपको जो प्रश्न संख्या बताई जाए वह लिखते चलिए। उसके बाद वाले कॉलम में आपको अपने अनुसार जो उत्तर सही लगे, जैसे मान लीजिए पहले के आपको ए सही लगा तो ए कर दिया, बी, और फिर आपको यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में जो बताया गया उत्तर उसको आपको अगले कॉलम में लिखिए। तो जैसे आप अपने अनुसार ए लिखा और यहाँ पे बताएगा बी, तो उसको बी लिखिए। इसी प्रकार दूसरे का आपने बी लिखा और यहाँ पे भी बी बताया गया, और तीसरे का सी लिखा और यहाँ पे ए बताया गया, चौथे का
आपने डी लिखा, इसी प्रकार आप अपने अनुसार लिखते जाइए और एक कॉलम में जो बताया जाए वो लिखते जाइए। फिर आप दोनों को टोटल कर लीजिए कि हमारे कुल कितने प्रश्नों में से कितने गलत हुए, जिससे आपको अपनी पढ़ाई का अनुमान लग सकेगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, और जल्द ही इसके बाद आपको मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें आपको वह 50 प्रश्न बताए जाएंगे जो कि इस प्रश्न पत्र के शेष हैं, क्योंकि इसमें 75 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। यदि संपूर्ण एक में दिए जाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है। और यदि यह पसंद आए तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि यह है आपको बहुत ही, आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा है यह वीडियो पसंद आ रहा है। तो देखते रहे आप अपने चैनल AK क्लासेस में। तब तक के लिए जय श्री राम। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री राम।